नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग सीपीसीटी एग्ज़ाम जो कि मार्च में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी में आज हमारे पास में है ये 7th नंबर का वीडियो। और जैसा कि इसके पहले के वीडियो जो है उनके सारे वीडियो की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, और उससे पुराने वाली जो सीरीज़ है वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, तो वो आप लोगों ने डाउनलोड कर ही ली होगी। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने वाले हैं एग्जाम की। एप्लीकेशन पे आपको 3 कोर्सेज मिलने वाले हैं। इसमें आपको 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू है जो टॉपिक वाइज अलग अलग है, साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको फुल कोर्स मिल रहा है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस है, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं 1000 क्वेश्चन वाले, और मॉक टेस्ट जो है वो भी इसमें है। और ये जो पूरी जो क्लास है ये सीपीसीटी मास्टर क्लास है, और इसमें आपको मैथमेटिक्स भी जो है वो मिल रहा है। और अभी इसमें हमने होली का जो ऑफर लगाया है उसमें 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब ये कोर्स आपको 990 में मिलेगा। याद रखिएगा, सिर्फ होली तक का ही ऑफर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस पे, और अगले क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करें। जैसे कि हम पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, और आप लोग जो है लाइव क्लास के लिए कमेंट याद से कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे जल्दी से, तो उसके बाद ही हम लोग लाइव क्लास लेकर आएंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, मतलब इंटरप्रेटेड अलग कंडीशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अलग कंडीशन है, और हाई लेवल अलग कंडीशन है। इन सारी कंडीशंस को पूरा करने वाली इनमें से कौन सी लैंग्वेज है, ये हमारे से प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर हमारे पास में है पाइथन, सी, कोबोल और फोर्ट्रान। पहले हम यहाँ पे बात कर ले इंटरप्रेटेड, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन के लिए अनुवादक के रूप में किसका यूज करती है, इंटरप्रेटेड, है ना, मतलब इंटरप्रेट का यूज करती है। और एक हमारे पास कहते हैं कंपाइलिंग होती है, जहाँ पे कंपाइल मतलब एक साथ पूरे प्रोग्राम को। इंटरप्रेट में क्या होगा, एक बार में एक सेंटेंस। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास भाषा दी है। अगर हम बात करें फोर्ट्रान की, फोर्ट्रान हमारे पास में पहली भाषा है, पहली मानक भाषा है ना, फार्मूला ट्रांसलेटर इसका फुल फॉर्म है। और ये उस समय की है जब शुरुआती दौर में हो रहा था, है ना, स्टार्ट हो रहा था। हम लैंग्वेजेस की बात हम लोग कर रहे थे प्रोग्राम लिखने की, तो उस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, मतलब उप्स जो था वो उस समय नहीं था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इस लैंग्वेज का यूज कहाँ किया जाता है ये भी याद रख लीजिए कि फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है इसका यूज किया जाता है साइंटिफिक या साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वहां पर। फिर हमारे पास कोबोल है, कोबोल है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है ये भी शुरुआती दौर की ही लैंग्वेज है, बिजनेस पर्पस के सॉफ्टवेयर में डेवलप कर रहे थे, इसलिए इसमें भी हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर हम बात करें सी, तो सी जो है हमारे पास में एक मध्य स्तरीय भाषा है जो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में काम करती है, तो ये भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारे पास में है पाइथन, है ना। पाइथन जो है ये हमारे पास में नई भाषा है ना। और ये कैसी है, तो ये इंटरप्रेटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और हाई लेवल तो हालांकि ये सारी लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर एग्जाम पूछता हमसे कि और कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है ना, तो उसके भी आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे सी था, तो सी तो नहीं है, लेकिन C++ जो है वो हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है ना। इसके अलावा हमारे पास में आपने नाम सुना होगा जावा स्क्रिप्ट भी क्या है हमारे पास में, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फिर हमारे पास में आती है, आपने रूबी का नाम सुना होगा, है ना। तो रूबी जो लैंग्वेज है ये भी हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है, इसको भी आपको याद रखना है ना। जैसे आपने हम लोग PHP का नाम सुना होगा ना, PHP, है ना। तो वेब पेज डिजाइनिंग में मोस्टली प्रयोग की जाती है लैंग्वेजेस, इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक फाइल सिस्टम नहीं है। फाइल सिस्टम क्या होता है, देखो इसकी पुरानी जो सीरीज थी उसमें भी हमने कवर किया था फाइल सिस्टम को, और उसके क्वेश्चन एग्जाम में आए भी थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोग कहता हूं कि अब आपको तैयार कर लेना है। एक और चीज बता देते हैं आपको कि आप लोग को फाइल प्रबंधन जो होते हैं ना, इसको भी याद करने, क्या फाइल सिस्टम जो होता है हमारे पास में इसको भी तैयार करना है। कैसे तैयार करना बता दे रहे हैं। देखिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना फाइल सिस्टम होता है ना। जिस तरीके से हमको डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फाइल अरेंज करने के लिए एक अच्छा खासा सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वैसे ही हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से यूज करता है। साथ ही अलग अलग कंपनीज भी जो होती है वो भी अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम का यूज करती है।
तो फाइल सिस्टम कहाँ ढूंढना है आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। तो गूगल पे सर्च करके और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डाल के लिख लीजिए, या फिर सीधे डाल दीजिए, है ना, कि आप सीधे बोल दो कि फाइल सिस्टम की लिस्ट हमको दे दे भैया, तो दे देगा, वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर हमारे पास में है EXT, है ना, EXT, है ना, एक्सटेंड वाली बात होती है, तो इसकी पूरी सीरीज है हमारे पास में, है ना। अगर हम बात करें .EXT तो हमारे पास में ये तो है ही, है ना, फिर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, इस तरीके से पूरी इसकी फैमिली है। एक्सटेंड करनी, फुल फॉर्म भी एक्सटेंड ही होता है उसका। और इसका जो यूज करता है ना, इसको कौन यूज करता है? तो इसको यूज करता है हमारे पास में लाइनेक्स का नाम सुना होगा आपने। लाइनेक्स की जो फैमिली होती है, लाइनेक्स, यूनिक्स, है ना, तो ये वाली जो फैमिली है वो इसका यूज करती है इस फाइल सिस्टम का। फिर हमारे पास में NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसका यूज कौन करता है? तो इसका यूज करते हैं भी हमारे विंडोज, जैसे विंडोज 10, 11, 12, ये 12 नहीं है सॉरी, है ना, तो जितने विंडोज हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें होता है फैट और NTFS, है ना। फैट जो पुराना वाला था, फाइल एलोकेशन टेबल, और उसके बाद में नए वर्जन में क्या मिलता है हमको? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये दोनों के दोनों विंडोज में ज्यादातर यूज में लाए जाते हैं, ये भी याद रखना। फिर हमारे पास में HFS, है ना, ये कैसा है? ये है भैया हायरार्चिकल फाइल सिस्टम। हायरार्चिकल फाइल सिस्टम जो होता है ये कौन यूज करता है? तो हायरार्चिकल फाइल सिस्टम यूज करते हैं एप्पल कंपनी, और एप्पल कंपनी भी अपना जो मैकिंटोश उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो फाइल सिस्टम है वो किस पर काम करता है? HFS, है ना, मतलब हायरार्चिकल फाइल सिस्टम पर काम करता है, ये याद रखना। अब ये तीनों हमारे पास में क्या है? फाइल सिस्टम है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? .exe। exe क्या है हमारे पास में? तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है ना। तो फाइल एक्सटेंशन आपको पहले मैंने बता दिया है, याद कर लीजिएगा। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का ये क्या एक्सटेंशन है, और हमारा प्रश्न बोल रहा है इसमें से कौन सा एक फाइल सिस्टम नहीं है? तो यही वाला नहीं है, क्योंकि ये फाइल एक्सटेंशन है, ना कि फाइल सिस्टम। इंटरनेट पर नौकरी खोजने के लिए आप निम्न में से किस वेबसाइट का उपयोग करते हैं? देखिए, हम लोग तैयारी तो करते ही करते हैं, पर इंटरनेट पर वैकेंसी ढूंढते रहते हैं, है ना। तो वैकेंसी ढूंढने के लिए बहुत सी अलग अलग वेबसाइटें हैं जहाँ पे जाके हम ढूंढते हैं, चाहे वो naukri.com हो या अदर कोई भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे जाके हम सर्च करते रहते हैं। तो जो हम सर्च करते हैं, ऐसी जितनी भी कंपनीज होगी उनके नाम हमको याद कर लेना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे यहाँ पर है यात्रा.com, है ना। तो यात्रा.com मतलब कि ये ट्रेवल से जुड़ी हुई है, तो ट्रेवल से जुड़ी हुई जितनी वेबसाइटें हैं उसके नाम याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्या, इंडियन रेलवे, है ना, आप ट्रेन की जो जानकारी आपको देती है ना, इंडियन रेलवे, तो इसकी साइट तो आप वैसे भी आपको याद हो ही जाएगी। फिर है भारत मेट्रोपोलिटन, है ना। अब आपको शादी वगैरह करनी है तो शादी.com हो गया, है ना। ये भारत मेट्रोमनी.com हो गया, तो इनको आप याद कर सकते हैं, है ना। हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो है monster.com, है ना। काफी प्रसिद्ध और काफी पुरानी प्लेटफॉर्म है नौकरी और जॉब सर्च करने के लिए, तो आप इस पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है उसको, ठीक है, तो याद रखिए। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी डॉक्यूमेंट में पृष्ठों की संरचना, लेआउट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है ना। MS वर्ड 2019 का प्रश्न बोल रहा है, और कौन से विकल्प का है जिसमें डॉक्यूमेंट के जो पृष्ठ मतलब पेजेस होते हैं उन पेजेस की संरचना मतलब आकार, है ना, और लेआउट मतलब जो हम मार्जिन वगैरह सेट करते हैं उसको बदल सकते हैं, ठीक है। हमको बोल रहा है पेज सेटअप का यूज करेंगे, स्टाइल का यूज करेंगे, एडिटर का, या फिर अरेंज का। देखिए, अरेंज वाला जो ऑप्शन है इसका यूज हम लोग करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इसका यूज करते हैं हम लोग, जो हमारे पास में वो होते हैं क्या, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए, है ना। अलग अलग शेप या आकृति के होंगे, उनको प्रॉपर अरेंज करने के लिए, कि पेज के सेंटर में चाहिए, टॉप में चाहिए, मिडिल में चाहिए, बॉटम में चाहिए, उसके लिए। एडिटर क्या होता है, तो एडिटर में हम लोग जो एडिटिंग के टूल्स हमको मिलते हैं थोड़े से, है ना। जैसे कि हमने देखा होगा कि सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हो गया, सेलेक्ट ऑल को वहाँ पे आप याद रखिएगा, एडिटर के अंदर हमको मिल जाता है। स्टाइल की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टाइल हम लोग देते हैं, किसके लिए, फॉन्ट के लिए, फॉन्ट के स्टाइल आते हैं, तो वहां पर, है ना। अब पेज सेटअप जो है, तो पेज सेटअप जो होता है इसके ही द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज की जो संरचना होगी या उसका जो अलाइनमेंट वगैरह हम सेट करते हैं, या हम उसके लेआउट की बात करते हैं, ये हम वहां से जाकर चेंज कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं तो इसे खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है ना। देखिए, इसके पहले की सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, प्रोग्राम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं, कितने, दो या दो से अधिक, क्या है, प्रोग्राम है ना। यहाँ पे हम ऑप्शन देख लीजिए, पहला हमारे पास में मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग कहने का मतलब ये है कि एक ही समय में एक से ज्यादा अगर प्रोसेस हो रही है तो वो होगी मल्टी प्रोसेसिंग, है ना। और हम लोग पढ़ते भी है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। फिर सिंगल टास्क, मतलब सिंगल टास्क मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक ही टास्क है, एक ही काम किया जा सकता है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं किसको, MS DOS को, है ना, जिसके में एक समय में केवल एक ही काम किया जा सकता है। फिर इसी में हमको क्या मिलता है, मल्टीटास्किंग मिल जाता है, मतलब एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम जब बहुत सारा काम हमारे पास रहता है ना, तो हम सारी कमांड को एक साथ दे देते हैं एक बैच के रूप में। तो जितनी भी कमांड होगी वो एक सीक्वेंस से अपने आप एग्जीक्यूट होते रहेगी, वहां पर हमारे इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हम लोगों ने यूज किए थे, तो फर्स्ट जनरेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज किया है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है, इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, बैच प्रोसेसिंग आधारित कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा प्रोग्राम है, ये हमारे एग्जाम में पूछता है। तो बैच प्रोसेसिंग के आधार पर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं वो होता है पेरोल। पेरोल मतलब जिसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं किसी कंपनी में, सरकारी विभाग में, उनकी सैलरी जनरेट की जाती है पेरोल के सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो भी याद रखिएगा, है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, पहले ही वाला ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत आपको दिखेगी नहीं, है ना। यहाँ पे प्रोग्राम की मार्क थी, प्रोग्राम की यहाँ पे मार्क कर दी, है ना। इस प्रश्न को हमने क्यों लिया है, ताकि बाकी ऑप्शन भी हम आपको अच्छे से समझा सके। अगला प्रश्न है, डेटा के आकार में कमी करने के लिए एन्कोडिंग, पुनर्गठन अथवा संशोधन की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है ना। अब एन्कोडिंग करना है, उसको रिस्टोर करना है ना, या उसको मॉडिफाई करना है, तो हम क्या यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेटा के आकार में कमी, है ना। आकार में कमी सीधे सीधे हमको समझ में आ रहा है कि क्या होगी बात, उसके कंप्रेशन की होगी। अब उसके आकार को कंप्रेस करना है, छोटा करना है, ये तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है कि एन्कोडिंग, पुनर्गठन अथवा संशोधन की प्रक्रिया में से क्या कहलाता है। तो अगर आकार को हमको क्या करना है, छोटा करना है ना, तो हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे कंप्रेस कर लेंगे। तो कंप्रेस करने वाले जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है उनकी फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपको याद करने हैं। फाइल एक्सटेंशन याद करने से आप उसके सॉफ्टवेयर के नाम भी याद कर लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के बताए, जैसे रार आपने सुना होगा, क्या होगा, .rar, है ना। अब ये रार फाइल का है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, विनरार यूज करता है। जिप के लिए विन जिप होता है, 7 जिप होते हैं, तो इनको आपको याद करना है। फाइल एक्सटेंशन आपको पता है कहाँ मिलेगा। चलिए इसके बाद में हम इनको देख लेते हैं। डेटा हाइडिंग है ना, डेटा हाइडिंग, डाटा को हाइड करने लिए, है ना। फिर हमारे पास डेटा डिक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन, ये दोनों की चर्चा हम इसके पहले भी कर चुके हैं। इसका अर्थ होता है डेटा को विशेष प्रकार के चिन्हों या शब्दों में बदल देना जिससे पढ़ा ना जा सके, है ना। और ये क्या होगा, उन बदले हुए चिन्हों को सामान्य भाषा में, मतलब हमारे पढ़ने योग्य भाषा में बदल दे, बस यही होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, कंप्रेशन है, वो प्रश्न पढ़ते से हमको मिल रहा है। अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है जो कंप्यूटर में विद्युत शक्ति को कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए एक स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करती है, स्विचिंग रेगुलेटर, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा, बाकी आंसर की बात करेंगे, है ना। देखिए, तो ये जो प्रश्न है ये सीधे सीधे हमसे किसके पूछ रहा है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई के बारे में पूछ रहा है ना। अब कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई होती है वो एसएमपीएस कहलाती है, वहां पे दिख रही है हमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म भी याद रखना, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या करता है ये, तो ये हमारे घरों में जो लाइन आता है वो कौन सी आती है, वो एसी आता है, अल्टरनेट करेंट, है ना। पर हमारा कंप्यूटर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो किस पे चलता है, डीसी पे। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग एसएमपीएस का यूज करते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एनआईसी हमारे को बोल रहा है, एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड, है ना। तो एनआईसी कार्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं लैन कार्ड, है ना। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ईथरनेट कार्ड, मतलब जिसमें हम लैन केबल फंसाते हैं, उसको याद रखिएगा।
फिर हमारे पास जीपीएस है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस के बारे में तो हमको पता ही कि लोकेशन ट्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, है ना। तो ये क्या होता है भैया, तो ये हमारे स्टोरेज के लिए यूज करते हैं हम लोग। स्टोरेज के कहने का मतलब कि हार्ड डिस्क के अलग एक सेक्शन में बना लिया, उसको लगा दिया और उससे हमने नेटवर्क जोड़ दिया, तो सारा डाटा कहाँ होगा, वहां का सेव होगा, वहां से फिर हम इस तरफ यूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए बात होगी, इसके लिए याद रखना, है ना। और SMPS ये तो हमारा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ऑपरेटिंग सिस्टम में अस्थायी भंडारण के लिए आरक्षित है ना। अब अस्थायी भंडारण क्या होता है, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ, कहां पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल की बात अगर कर ले तो हमारे पास जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर का डाटा कैसा होता है, अस्थायी होता है, उसको सेव नहीं किया जा सकता। मतलब बात किसकी होती है वहां पर, रजिस्टर्स की, किसकी, रजिस्टर्स की बात होती है ना। अब हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, हम चारों को समझ लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर मेमोरी में क्षेत्रों में से ऑपरेटिंग सिस्टम में अस्थायी भंडार मतलब टेम्परेरी स्टोरेज की बात हो रही है। और टेम्परेरी स्टोरेज याद रखना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो टेम्परेरी स्टोरेज हमेशा काय में होगा, इन्हीं रजिस्टर्स में ही होगा, ये याद रखना, है ना। चाहे रजिस्टर्स में आपकी कैश मेमोरी हो या आपकी मेन मेमोरी मतलब रैम हो, या फिर कैश मेमोरी मतलब जो रजिस्टर से मिलकर बनी हुई। तो बस रजिस्टर याद रखना जब भी टेम्परेरी स्टोरेज की बात आए, है ना। और कैसी होगी हमेशा, वो हमेशा होने वाली है वोलेटाइल, लाइट जाएगी डाटा चला जाएगा। अब उसी क्रम में अगर हम देखें पहले डेटा को, डेटा क्या होता है, तो तथ्यों और आंकड़ों का अव्यवस्थित समूह डेटा कहलाता है। मतलब एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हम कंप्यूटर में डालते हैं सारा का सारा क्या कहलाएगा, आपका डेटा कहलाएगा। डिवाइस की बात करें तो कंप्यूटर से हम प्लग करने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी को हम डिवाइस कहते हैं ना। कीबोर्ड एक डिवाइस है, माउस एक डिवाइस है, मॉनिटर, सारे कुछ डिवाइसेस होता है। स्पूलर, स्पूलर क्या होता है, तो स्पूलर एक तकनीक है जो प्रिंटर यूज करता है। जब भी हम कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं तो स्पूल होकर मतलब खींच कर कहाँ चले जाता है, वो प्रिंटर की मेमोरी में, और फिर वहां से वो प्रिंट करता है। एक प्रबंधन की प्रणाली होती है। बफर स्टोरेज है ना। तो बफर ऐसा स्टोरेज होता है जहां पर डाटा को अस्थायी तो रखा ही जाता है, लेकिन कैसा रखा जाता है, उसको स्टैंड बाय मोड पे रखा जाता है। स्टैंड बाय मोड मतलब रेडी टू यूज। तो उसके पास वो जो मेमोरी होगी वहां पे डाटा को कैसा रहेगा, रेडी टू यूज की कंडीशन में रखा जाता है। जब भी सीपीयू को जरूरत होगी वो तेजी से वहां से एक्सेस कर सके, तो वो स्टेज होती है कौन सी, बफर स्टेज। आप लोगों ने कीबोर्ड बफर पढ़ा होगा, जब कीबोर्ड को हम पढ़ते हैं तो कीबोर्ड बफर जरूर पढ़ते हैं, है ना। तो कीबोर्ड बफर में क्या होता है कि जब हम कीबोर्ड से कमांड देते हैं तो हमारे द्वारा दी गए कमांड्स को कीबोर्ड क्या करता है, बाइनरी कोड्स में बदल देता है। वो बाइनरी कोड कहाँ जाकर सेव होते हैं, कीबोर्ड बफर में जाकर सेव होते हैं। और उस बफर से फिर कहा जाता है वो सीपीयू के लिए मतलब इनपुट यूनिट पे जाता है, और वहां से फिर प्रोसेस होकर फिर आउटपुट मिलेगा, है ना। तो बफर क्या होगा, एक अस्थायी स्टोरेज होगा, और याद रखना वहां पे रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। आईपी वर्जन 4 के साथ अपनी कितनी आईपी एड्रेस श्रेणियां उपलब्ध है। हाँ, ये प्रश्न के बारे में बात कर लूं मैं थोड़े समय पहले प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा था, है ना। अभी रिसेंटली एग्जाम में इसने इसको पूछ लिया है फिर से। तो इसके अब सारे क्वेश्चन हम लोग अभी आगे जितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। आईपी वर्जन की जो सीरीजें होती है, टोटल जो सीरीज हमारे पास में है वो बिल्कुल 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की होती है। जो पांचों प्रकार होते हैं इसमें अगर हम बात करें सीरीज की, है ना, तो क्या होती है, यहाँ पे होती है सीरीज ए, सीरीज बी, सी, डी और ई सीरीज। कुल मिला के हमारे पास में ये 5 सीरीज होती है, ठीक है। तो इन 5 सीरीज के बारे में हम अगला क्वेश्चन जो लेकर आएंगे उसमें डिटेल में हम बात करेंगे, ताकि इसके जो डीप वाले क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरीके से होती है। जैसे हम बोलते हैं ना 192.168.1, है ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है ना। फिर हम 255 तक चले गए, अब 255 के ऊपर कौन सी कैटेगरी है, तो इसके बारे में हम इसमें बात करें। एक प्रिंटर के लिए डॉट पर इंच मतलब डीपीआई जितना अधिक होगा, इमेज कैसी होगी, जिसका डीपीआई जितना अधिक होगा उसकी इमेज उतनी ही अच्छी दिखती है।
जाहिर सी बात है ना। क्या होगा, 1 इंच में जितने ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, डॉट होंगे, वो चित्र उतना ही ज्यादा क्या स्पष्ट दिखेगा, है ना। जैसे कि अगर डॉट से मैंने ये बनाया है, अब इसमें डॉट कैसे दूर दूर है, अगर वही मैं इसको थोड़े पास पास में कर दूं तो कैसा होगा, ये ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। और बहुत ज्यादा पास पे हो जाएंगे तो फिर कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। तो बस यही बात हो रही है कि डॉट जो होंगे जितने पास में होंगे, मतलब डीपीआई जितना ज्यादा होगा, इमेज उतनी ही अच्छी दिखने वाली है। तो क्या होगा इसका यही होगा, शार्पर दिखेगी, स्मॉलर छोटी तो दिखेगी नहीं, बड़ी नहीं दिखेगी और लॉन्गर नहीं दिखेगी। डीपीआई से मतलब होगा कि चित्र कैसा होगा, स्पष्ट दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। पेपर जाम होने पर निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती, है ना। अगर आपके प्रिंटर में पेपर जाम हो गया तब क्या करना है। देखिए, पेपर जाम जैसी कंडीशन जो है प्रिंटर के साथ में होती ही है। कितनी ही अच्छी क्वालिटी का, कितना ही महंगा, कितना ही बड़ा हम प्रिंटर ले लीजिए, पेपर उसमें फंसे गई। मोस्टली ठंड और जो मॉइस्चर वाला टाइम रहता है उस टाइम ज्यादा पेपर फंसते हैं। पेपर अगर आपके प्रिंटर में फंस चुका है तो सबसे पहले क्या करना है। देखिए, जब भी आपके प्रिंटर में पेपर फंस जाता है, सबसे पहले उसका पावर बंद कर दो, है ना। पावर बंद कर दो और उसको अनप्लग कर दो, क्योंकि वो हेवी मशीन है, 1000 डिग्री पे चलता है, उसको निकाल के बंद कर दो, ठीक है। इसके बाद में उसका ढक्कन ओपन करिए, उसमें से कार्ट्रिज निकाल लीजिए। अगर आपके पास लेजर सीरीज के प्रिंटर है तो क्या करेंगे, आप कार्ट्रिज निकाल लेंगे, है ना। और अगर इंकजेट वगैरह इस तरीके के प्रिंटर होते हैं तो उसके भी कार्ट्रिज आप लोग निकाल के एक तरफ कर दीजिए, अगर बहुत ज्यादा फंसा है तो। हालांकि उसमें इजी निकल जाता, पर ज्यादा फंसा है तो निकाल लीजिए, है ना। तो ढक्कन ओपन करिए, है ना, और कहाँ पेपर फंसा है उसको सुनिश्चित कर लीजिए, कार्ट्रिज निकाल लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में वो जो पेपर फंसा हुआ है तो कहाँ पे लॉक है वो देख लीजिए, और बहुत आराम से उस पेपर निकालना है, कोई भी प्रिंटर हो, है ना। क्योंकि अगर ज्यादा तेजी से खींचा गया तो हमारे पास लेजर प्रिंटर की बात करें तो उसमें टेफ्लॉन होता है ना। गैस जाम होने की संभावना है, या पेपर का टुकड़ा कोई फंसा रह जाएगा तो बाद में फिर वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब भी पेपर फंसे, पावर बंद कर दीजिए, प्लग निकाल दीजिए, कार्ट्रिज निकाल लीजिए, और पेपर देख लीजिए एक्चुअल में कहाँ फंसा हुआ है, कौन सी ट्रे में फंसा हुआ है, और वहां से आराम से निकाल लीजिए, है ना। बस इसी को आपको याद रखना है। हमारा प्रश्न में जो बोल रहा है कि सभी जाम हुए कागज सावधानी पूर्वक निकालना है, निकाल लेंगे। बल लगाकर निकालना है तो बल लगाकर नहीं निकालना है, बस याद रखना है आपको, सावधानी पूर्वक हम लोग निकाल लेंगे। प्रिंटर को ऑफ करना, हाँ बिल्कुल ऑफ कर दीजिए उसको, है ना। प्रिंटर खोल के पेपर पथ की जांच करें, मतलब कहाँ जो पेपर ट्रेवल करके जाता है तो कहाँ फंसा होगा रास्ते में देख लीजिए, उसको फिर वहां से आराम से निकालिएगा, है ना। जल्दबाजी नहीं करना पेपर निकालने में, क्योंकि उसका टुकड़ा अगर फंसा अंदर रह गया तो फिर मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रिंटर टेस्ट पेज आपको क्या करता है। देखिए, प्रिंटर में हम लोग टेस्ट पेज देते हैं, प्रिंटर इंस्टॉल करने के बाद एक टेस्ट पेज हम लोग दे देते हैं, है ना। नॉर्मल इंस्टॉल जब भी करते हैं तो दे ही देते हैं, कि वो आदत में रहता है, और आदत में भी इसलिए रहता है कि आपने प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया, अब उसका प्रिंट कैसा आ रहा है, ठीक ठाक प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कार्ट्रिज रिफिल भी हम कर रहे हैं, उसके बाद भी टेस्ट पेज ले रहे हैं, नया प्रिंटर लगा रहे हैं तब भी प्रिंट ले रहे हैं, कहीं से प्रिंटर हमें लेकर आया तब भी टेस्ट पेज जरूर ले लेते हैं। उसका टेस्ट पेज पे होता यह है कि अलग अलग फॉन्ट आकार की उसमें प्रिंटिंग होती है, और उस प्रिंटिंग की जांच की जा सकती है कि कहीं पे प्रिंट फीका तो नहीं आ रहा है, या कहीं पे बहुत ज्यादा डार्क तो, कहीं पे प्रिंट मिट तो नहीं रहा है ना। तो उसके लिए प्रिंट को टेस्ट जो है वो दिया जाता है टेस्ट पेज के लिए, है ना। उसकी प्रॉपर्टी में जाके हमको मिल जाता है। तो क्या होगा, उससे प्रिंटर की क्वालिटी पता हमको चल जाती है ना। क्वालिटी, आप पेपर की क्वालिटी वहां पता नहीं चलती है, और बिजली की गुणवत्ता क्यों पता चलेगी भाई। और उसके रेट का जो निर्धारण हो तो हम करते हैं, टेस्ट पेज से नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको रखना है ध्यान में। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मुद्रण प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। और जब कंप्यूटर को हम प्रिंट दे रहे हैं तो प्रिंट देते समय ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रिंटिंग की प्रोसेस को क्या करता है, मैनेज करता है। तो प्रिंट जब भी हम देते हैं प्रिंटर से, तो प्रिंटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको प्रबंधित कौन करता है। तो अभी 2 प्रश्न पहले हमने बात करी थी स्पूलर की। स्पूलर क्या करता है, जब भी हम हमारे कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं तो प्रिंट दिया हुआ डाटा क्या होगा, स्पूल होके कहा जाएगा प्रिंटर पे। तो ये जो प्रोसेस होती है स्पूलिंग कहलाती है। हमारे पास जो प्रिंटर होता है, याद रखना एक बार एग्जाम में पूछा गया है, हमारे पास जो जितने भी प्रिंटर होते हैं उन प्रिंटर में इंटरनल क्या होती है, रैम होती है, रैम उसमें होती है। यहां से जब हम प्रिंट देते है तो स्पूल होके वो डाटा कहां चले जाता है, प्रिंटर पे जाकर सेव हो जाता है, और फिर वो प्रिंट निकालता है सीक्वेंस। जब तक उसकी मेमोरी में डाटा जाएगा नहीं, प्रिंटर प्रिंट नहीं करता है ना। अब यहां से हमने प्रिंट दिया है तो हमने 100 पेज दिए 100 पेज दिए ना,
तो स्पूल की प्रोसेस में क्या होगा, क्रम से जाएंगे वो पेज, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पे छोटा पेज है तो पहले चला गया, हाँ, क्रम से जाएंगे और क्रम से ही वहां पे प्रिंट होंगे और बाकी प्रोसेस जो है वो प्रिंटर सेटिंग में हमको मिलती ही है। तो क्या होगा, स्पूलिंग कंप्यूटर से प्रिंटर के ऊपर जब डाटा प्रिंट करने दिया जाता है तो उसको प्रॉपर खींच के ले जाएगा और सीक्वेंस से प्रिंट कराने का जो प्रबंधन है वो किसका है, वो हमारे पास में सॉफ्टवेयर है प्रिंटर स्पूलिंग का, है ना। तो उसको याद रखना, स्पूलर। जॉब क्यू, टास्क क्यू और जॉब स्पूलर, है ना। तो जॉब यहां पर हम यूज नहीं करते, टास्क भी नहीं करते। प्रिंट क्यू जो रहते हैं वो जरूर रहती है हमारे पास में, जब एक से ज्यादा फाइलें हम दे देते तो क्यू में फंस जाती है। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है इनपुट डिवाइसेस में, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बार क्वेश्चंस नहीं बनते। जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो इनपुट डिवाइसेस जितनी भी है ना, सबके कैसे कार्यप्रणाली, कैसे काम करते हैं, कैसे दिखते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं, इतना पढ़ लीजिएगा। और साथ में हमारे पास में जो पुरानी सीरीज है वो, या अभी भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे इनपुट और आउटपुट दोनों के। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर में इन कराता है, कंप्यूटर के अंदर भेजता है, और कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणाम हमको आउटपुट डिवाइसेस पे प्राप्त होते हैं। यहां पर हमारे पास में जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्पीकर और स्क्रीन। इस प्रश्न का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, गेमिंग वाला या अलग अलग प्रकार के जॉयस्टिक देखे होंगे, है ना। इसके अलावा जॉयस्टिक का यूज फ्लाइट सिमुलेटर में भी किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रिंटर आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगा, स्पीकर से साउंड सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलेगा। स्क्रीन, है ना। अब स्क्रीन जो टच स्क्रीन बोल लो या हमारे मॉनिटर की स्क्रीन बोल लो, ये क्या है, एक प्रकार का आउटपुट है, वहां से डाटा हमको दिख रहा है, किसमें, वो भी हमको दिख रहा है सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिख रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस एक शक्तिशाली उपकरण है जो विंडोज 11 में आपके पीसी में मेलवेयर ढूंढता है और हटाता है। देखिए, जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 11 ही नहीं, चाहे 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, जितने भी हमारे पास विंडोज होते हैं, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खुद का एंटीवायरस भेजा जाता है। और जो खुद का एंटीवायरस होता है उसका, अगर आपका विंडोज जेन 1 है तो वो काम करता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रांग मतलब कि वो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है तो वो बहुत ज्यादा परमिशन उसमें ऑफ होती है। सामान्य कोई वेबसाइट होगी और थोड़ा सा भी उस पर अगर उसको डाउट होगा तो उसको वो ओपन नहीं होने देगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको भी आप ऑन कर सकते हैं और लाइफ टाइम जब तक विंडोज का आपका रजिस्ट्रेशन है तब तक वो चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। पर शर्त इतनी है कि आपका जो विंडोज होगा वो कैसा होना, जेन्युइन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसका नाम हमारे पास में है विंडोज डिफेंडर, है ना। और विंडोज डिफेंडर जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। क्या है, तो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का एंटीवायरस है ना, इतना याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्कैनर, डिस्क क्लीनअप और डिस्क फ्रेगमेंटर, इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों हम पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एक में क्लीन होगा और एक में फाइलें अरेंज होगी प्रॉपर, इसके पहले की वीडियो में हमने बात करी है ना। और स्कैनर यहाँ पर नहीं होता है, याद रखना। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में SDRAM का पूर्ण रूप क्या है ना। ये क्या हमारे पास में SD और ये क्या है R, मतलब SD RAM। तो SD RAM का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो बेसिकली हमारे पास में जो रैम होती है दो प्रकार की तो मोटे तौर पर होती है, एक हमारे पास में होती है SRAM और एक होती है DRAM, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का ही एक प्रकार हमारे पास में क्या होता है, S, है ना, SDRAM। तो D तो आपको पता ही है क्या होगा, ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर जो S होता है ये कैसा होता है, ये होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैम। डायनामिक रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो क्या होगा, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होगा, याद रखना है। सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं। खालिस्तान एक डेटा संचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर और उपकरणों को केवल एक सीमित क्षेत्र जैसे कि एक इमारत या परिसर में जोड़ता है।
एक डेटा संचार नेटवर्क की बात कर रहा है और जो एक इमारत या परिसर में जोड़ता है। तो ये इसके पहले की भी सीरीज में बहुत बार मैं बोल चुका हूं कि ऐसा नेटवर्क होगा जो एक ही जगह पे चलता हो, एक ही बिल्डिंग में चलता हो, एक ही इमारत में, एक ही ऑफिस में, वो हमारे पास होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। और एक शहरी क्षेत्र में अगर कोई नेटवर्क फैला हुआ है तो वो कहलाता हमारा मैन, है ना। और एक स्टेट या कंट्री लेवल पर अगर फैला हुआ कोई नेटवर्क है तो वो कहलाएगा हमारे पास में वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। और मैन जो शहर में फैला हुआ है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। बस सिंपल है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे यहाँ पर वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यहाँ पे पेन है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, 1 to 1 कनेक्टिविटी होती है। जैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर दिया तो 1 to 1 दूसरा कनेक्ट नहीं होगा, तो है ना। या आपने मोबाइल को केबल के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, अब इससे मोबाइल आपका कहाँ चलेगा, सिर्फ कंप्यूटर से चलेगा, अदर बंद हो जाते हैं। तो बस यही याद रखना है। जैसे वाईफाई आप यूज कर रहे हो तो आप किसी एक को आपने कनेक्ट कर लिया तो दूसरा कनेक्ट नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी दूरी के होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं और ये 1 to 1 ही कनेक्टिविटी लेते हैं, ये भी याद रखना। लैन इसका राइट आंसर होगा, है ना। इन सभी प्रश्नों के राइट आंसर जो है वो पहले वाले ही है। बाकी ऑप्शन समझने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इंटरनेट की एक प्रणाली, है ना। इंटरनेट की प्रणाली मतलब इंटरनेट वास्तव में कैसे काम करता है या क्या यूज है उसका, है ना। तो इंटरनेट का यूजेस तो हमको पता ही है, हम लोग संचार के लिए यूज करते हैं, डेटा शेयरिंग के लिए उसका यूज करते हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में कनेक्टेड जो कंप्यूटर होंगे वो निर्माण करते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट का अगर एग्जाम में एग्जाम्पल अगर पूछे तो आप उसको बता दीजिए क्या, वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो इंटरनेट का सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल होने वाला है। यहाँ पे वेबसाइट की बात कर रहा है। वेबसाइट क्या होती है हमारे पास में, तो वेबसाइट वेब सर्वर को एक्सेस करने का हमारे पास माध्यम होता है ना। वेब पेजेस क्या होते हैं, तो वेबसाइट पर मौजूद जो पेजेस होते हैं उनको वेब पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो हमारे पास में सॉफ्टवेयर बेसिकली वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो यूजर के लिए अनिवार्य होते हैं। बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। अब इंटरनेट की प्रणाली क्या है, तो क्या बोल रहा है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मतलब आपस में कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क होंगे वो सब मिलाकर काम करने वाले हैं क्या, इंटरनेट का, है ना। तो बहुत सारे नेटवर्क जो होंगे जब आपस में जुड़ेंगे तो वो इंटरनेट का निर्माण करते हैं, याद रखना। और कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे तो वो लैन का, मैन का और वैन का निर्माण करेंगे। GUI के घटकों के संदर्भ में प्रोग्राम, फीचर या फाइल के छोटे ग्राफिकल निरूपण को क्या कहा जाता है ना। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, मतलब चित्र हमको दिखने वाला है के घटकों के संदर्भ में प्रोग्राम, फीचर या फाइल के छोटे ग्राफिकल निरूपण, है ना। मतलब छोटा ग्राफिकल कोई इमेज है, छोटा ग्राफिकल आपको आकृति दिख रही है तो उसे क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको पता है क्या होगा, वही आइकन होने वाला है ना। तो ग्राफिकल जो हमारे पास चित्र होता है जिसको देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये उस एप्लीकेशन का आइकन है और हम क्लिक करते हैं, या बटन होती है, बटनें भी होती है, बटनों के भी आजकल कैसे होते हैं, GUI आधारित उसके आइकन्स तैयार किए जाते हैं ताकि हम लोग पढ़ पाए। मेन्यू क्या होता है, तो मेन्यू में बहुत सारे हमको ऑप्शंस मिलते हैं। बटन मतलब कि आप उस पर क्लिक करके कोई कमांड दे सकते हो। टैब के अंदर आपको क्या मिलेगा, मेन्यू मिलेंगे, है ना। टैब ओपन करी तो अलग बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए आपको, फिर ऑप्शंस के अंदर आपको क्या मिलेगी, बटनें मिलेगी। और यहां पर हमारे पास में क्या है, आइकन। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन MS वर्ड 2019 में इंसर्शन पॉइंटर के दाईं ओर के शब्द को तुरंत डिलीट करता है। ये क्वेश्चन भी हमने कवर कराया था। ये कर्सर है आपका, है ना, और यहां पर एक वर्ड ये लिखा हुआ है, एक वर्ड ये लिखा हुआ है ना। ये कर्सर है बीच में आपका। जब भी हम प्रेस करते हैं, क्या बोल रहा है वो, इंसर्शन पॉइंटर मतलब ये जो कर्सर हमारा इसकी बात कर रहा है कि दाईं ओर का, मतलब ये अगर राइट है, सॉरी ये लेफ्ट कर देते हैं, ये लेफ्ट है आपका और ये राइट है ना। तो पूरे के पूरे किसको नहीं मिटाने वाला है, शब्द को, है ना। शब्द मिटाने वाला है ना कि कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर मिटाना होता है
है ना। राइट साइड का तो हम क्या करते, एक बार डिलीट प्रेस करते, मिट जाता। अगर इस तरफ का मिटाना होता, हमको एक कैरेक्टर मिटाना होता, तो क्या करते हम, बैक स्पेस प्रेस करते, इधर कैलकुलेटर मिट जाता, ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर में हो जाता। लेकिन ये क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा शब्द बोल रहा है। क्या बोल रहा है, शब्द पूरा का पूरा हमको क्या करना है, वर्ड जो होगा उसको मिटाना है। तो वर्ड को मिटाने के लिए अब ये राइट साइड का बोल रहा है, तो हम क्या यूज करने वाले, डिलीट। तो हम यूज करते कंट्रोल के साथ में डिलीट की, और राइट साइड का पूरा एक शब्द मिट जाएगा। ठीक है। अगर हमसे वो लेफ्ट साइड का पूछता कि लेफ्ट साइड का पूरा शब्द मिटाना है, तो हम कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस यूज करते और पूरा जो वर्ड होता वो मिट जाता। ठीक है। एक चीज और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कंट्रोल के साथ में अगर हमने एरो की प्रेस करी, कंट्रोल के साथ में एरो की, है ना, राइट की प्रेस करेंगे तो आगे जाएगा, लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो पीछे आएगा। तो अगर राइट इसके सामने क्या प्रेस करी हमने, कंट्रोल के साथ में एरो की, तो वो एक एक वर्ड को जंप करते हुए जाएगा। जैसे यहां पर हमारा कर्सर है, हम एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक लेटर जंप करते हुए जाता है। आप चाहते हो कि पूरा का पूरा वर्ड जंप करते हुए जाए, तो क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके फिर एरो की प्रेस करना, तो इसको वो जंप करते हुए जाएगा, है ना। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हम लोग यूज करते हैं जहाँ कंट्रोल और शिफ्ट दोनों होते हैं। तो कंट्रोल का वहां पर क्या यूज होता है और शिफ्ट का वहां पर क्या यूज होता है, हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लिएगा, कंट्रोल प्लस डिलीट। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में 7वें नंबर का वीडियो हो गया है। लाइव क्लास के लिए मैंने बोला है कमेंट कर दीजिएगा, ज्यादा कमेंट होते से ही हम लोग क्लास चालू कर देंगे, नहीं तो फिर हम हमारे समय पे जब करते हैं तो उतने वीडियो तो हम लाइव क्लास में लेकर आएंगे ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले, है ना। हम मिलते हैं नए वीडियो में, मतलब कल। तब तक के लिए जय हिंद।